पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि दोयुक को अब पता चल चुका था कि मैथ्यू ही के है। वो अब समझ गया था कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब के प्लान के अकॉर्डिंग ही था। वो किताब को याद करके उससे सॉरी बोलता है, उस पे भरोसा नहीं करने के लिए। वो मन ही मन ठान लेता है कि वो ये सब अकेला ही फिनिश करेगा। वो के को शूट करने का डिसाइड करता है और सोचता है कि उसके बाद वो किसी भी तरह किताब को ढूंढ निकालेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि सुंगचान गैलरी वाले मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोसिक्यूटर्स को ये पता चला है कि वहाँ लगे पेंटिंग्स नकली हैं। न्यूज में तो ये भी बताया जा रहा था कि चेयरमैन सिम और उनका बेटा 5 साल पहले हुई उनकी वाइफ के मर्डर में इन्वॉल्व थे। चेयरमैन भी ये न्यूज देख रहे थे। मिस्टर गून से कहता है कि अब हम और देर नहीं कर सकते, सुंगचान के स्टॉक वैल्यूज आधे हो गए हैं। मिस्टर गू चेयरमैन को एडवाइस देता है कि वो सबको बता दे कि वो सिमजुन ही था जिसने उनकी वाइफ का मर्डर किया था। तो चेयरमैन कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, अगर सिमजुन अरेस्ट हो गया तो सुंगचान भी खत्म हो जाएगा। वो फिर मिस्टर गू से कहते हैं कि वो रिपोर्टर्स में ये लीक कर दे कि कोई सिमजुन के नाम पे ये सारे क्राइम्स कर रहा है और उसी ने दामी को भी मारा था। मिस्टर गू पूछता है कि इन सब का ब्लेम आखिर वो किस पे डालेंगे। तो चेयरमैन को दोयुक का ध्यान आता है। उन्होंने उसे गैलरी में सिमजुन की घड़ी के साथ देखा था। वो कहते हैं कि उसी घड़ी को एविडेंस बनाकर वो लोग दोयुक को सिमजुन बना सकते हैं। वो मिस्टर गू से एविडेंस तैयार करने को बोलते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि इस काम के लिए उन्हें दोयुक से अच्छा सैक्रिफाइस मिल नहीं सकता। दूसरी तरफ हम लाही को देखते हैं। हाना के बाल से उसने उसका डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसके रिजल्ट से ये क्लियर था कि वो जिन्मो की बेटी नहीं थी। फिर वो मोने के पास जाती है और बताती है कि रात में पुलिस वाले दोयुक को ढूंढते हुए आए थे। वो पूछती है कि उसने दोयुक की हेल्प क्यों की। तो मोने कहती है कि दोयुक को हेल्प करना मतलब मैथ्यू को हेल्प करना, और वो मैथ्यू को इम्प्रेस करना चाहती थी। लाही मोने को याद दिलाती है कि आज उसे बेबी डिलीवर करने वाला सीन शूट करना है। फिर उसी बात पे वो पूछती है कि 5 साल पहले तुम्हारा जो बेबी हुआ था, क्या सच में उसकी डेथ हो गई थी? बच्चे के नाम पे मोने गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आपको क्या लगता है मैंने उसे छुपा के रखा है? मोने फिर बता देती है कि बच्चे होने के तुरंत बाद उसने जिन्मो को दे दिया था और उसी ने फिर बताया था कि बच्चे की डेथ हो गई है। लाही को अब शक होता है कि हाना मोने की बेटी है। कंफर्म करने के लिए वो मोने का एक बाल ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाही मैथ्यू से मिलने उसके घर पहुंचती है, पर वो उस समय वहाँ नहीं था। उसे हाना दिखती है जो अपने मॉम के साथ बाहर निकल रही थी। लाही अब श्योर हो चुकी थी कि हाना के की बेटी है। बाहर जाने से पहले हाना लाही से कहती है कि वो घोड़े वाले स्टैचू को टच ना करे, वरना मैथ्यू गुस्सा हो जाएगा। इससे लाही का ध्यान उस स्टैचू पे चला जाता है और सबके जाने के बाद वो उस स्टैचू को चेक करने लगती है और हल्के टच से ही वो हिडन डोर खुल जाता है। अंदर जाके स्क्रीन पे वो ली हुई को देखकर पहचान लेती है। वो थोड़ा घबराने लग जाती है क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि मैथ्यू ही के है और उसने ली हुई को बंद रखा है। तभी उसे मैथ्यू का फोन आता है और वो पूछता है कि वो कहाँ है। एक्चुअली सीसीटीवी के थ्रू मैथ्यू लाही को ही देख रहा था। लाही आंसर करती है कि वो उसके घर पे उसका वेट कर रही है। तो मैथ्यू उसे अपने ऑफिस में आने को बोलता है। फोन रखने के बाद लाही भी वहाँ लगे सीसीटीवी को नोटिस करती है। मैथ्यू तो जोर जोर से हंसने लगा था, जैसे ये सब बस उसके लिए एक गेम हो। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो मोने से आकर मिलता है। मोने उसे एक आदमी की फोटो देकर बताती है कि इसके कार्ड से तुम तिकिताका के बिल्डिंग में कहीं भी जा सकते हो। फिर पूछती है कि तुम करने क्या वाले हो। दोयुक कहता है कि मैं सबको बताऊंगा कि मैथ्यू आखिर है कौन। मोने हैरानी से पूछती है कि इसका क्या मतलब, मैथ्यू कौन है? तो दोयुक कहता है कि वो ऐसा इंसान है जिसे तुम बहुत अच्छे से जानती हो। फिर वो मोने की हेल्प मांगता है तिकिताका के अंदर घुसने के लिए। मोने उसे अपना मैनेजर बताकर अंदर ले जाती है। वो इतनी पॉपुलर थी कि कोई उससे ज्यादा सवाल भी नहीं करता। दूसरी तरफ हम लाही को देखते हैं जो मैथ्यू से मिलने पहुंचती है। वो डायरेक्टली पूछती है कि तुम्हारा तो यही प्लान था ना, ताकि तुम अपने डैड की कंपनी ले सको। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें सिमजुन कहकर बुलाऊं या के कहकर। इस पे मैथ्यू जोर से हंसने लगता है। फिर कहता है कि इसलिए तो तुम मुझे इतनी पसंद हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ये जानने के बाद डर के भाग चुका होता, पर तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है। लाही कहती है कि मुझे तो ये जानकर ज्यादा अच्छा लगा कि कम से कम तुम ली हुई तो नहीं हो। फिर वो बताती है कि चेयरमैन सिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है उसमें वो क्या बोलेंगे। एक्चुअली लाही को शक था कि चेयरमैन सारा ब्लेम दोयुक पे डालेंगे। मैथ्यू को भी यही लगता है।
वो लाही को एक प्रेस रिलीज दिखाकर बताता है कि चेयरमैन के कॉन्फ्रेंस के बाद उनका ये रिस्पॉन्स होगा। पढ़कर लाही बहुत हैरान होती है और कहती है कि इसमें तो सब कुछ झूठ लिखा है। तो मैथ्यू उस पे भरोसा करने को बोलता है और लाही से हेल्प मांगता है। कहता है कि दामी की बायोलॉजिकल मॉम अगर ये स्टेटमेंट देगी तो ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा। लाही इसके लिए रेडी हो जाती है, पर उसने अभी वाली कन्वर्सेशन अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। वो कहती है कि बदले में उसे तिकिटाका के 50% शेयर्स चाहिए। मैथ्यू इसके लिए मान जाता है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो अब तिकिटाका ऑफिस के अंदर आ चुका था। उसे वही आदमी दिखता है जिसकी मोने ने उसे फोटो दिखाई थी, तो वो उसके पीछे जाता है। इधर मैथ्यू अपने आदमी से हाना को मारने के बारे में बात कर रहा था। कहता है कि वो उसे अपनी वीकनेस नहीं बनने दे सकता, वो ये काम खुद करना चाहता था। तो उसके कहने पे उसका आदमी हाना और मिस ना को उसके सामने लेकर आता है। मैथ्यू जब दोनों को कार में लेकर लौट रहा था तो हाना कहती है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा है जो कि एक ग्लव्स का पेयर था। मैथ्यू पूछता है कि तुमने मेरे लिए ग्लव्स ही क्यों खरीदा? तो हाना कहती है कि मैंने देखा था कि आपके फिंगर नेल्स में चोट लगी है, इसलिए। अब मिस ना मैथ्यू के नेल्स को नोटिस करती है। उसे याद आता है कि जो आदमी हाना से हॉस्पिटल में मिलने आया था उसके नेल्स भी ऐसे ही थे और उसे उस आदमी के बारे में जिन्मो ने बताया था कि वो के है। मिस ना समझ जाती है कि मैथ्यू ही के है। वो डरने लगती है पर मैथ्यू को पता नहीं चलने देती। वो इशारे से हाना को एक गेम के बारे में याद दिलाती है, जिसके बाद हाना टॉयलेट जाने की जिद करने लगती है। मैथ्यू को ना चाहते हुए भी एक पब्लिक वॉशरूम के पास कार रोकनी पड़ती है। ना हाना को बाहर लेकर निकलती है। उसने अपना पर्स कार में ही छोड़ दिया था ताकि मैथ्यू को शक न हो। दूसरी तरफ दोयुक उसी आदमी को गन पॉइंट पे रख के सर्वर रूम तक ले चलने को कहता है। उस समय सीसीटीवी में दोयुक का फेस कैप्चर हो जाता है और उसका अलर्ट मैथ्यू के फोन पे जाता है। मैथ्यू देखता है कि दोयुक तिकिटाका के ऑफिस में घुसा हुआ है, तो वो तुरंत जिन्मो को कॉल करता है और कहता है कि वो जाकर दोयुक को रोके। मिस ना और हाना को देर हो रही थी, तो मैथ्यू चेक करने जाता है तो देखता है कि दोनों ही वॉशरूम में नहीं थे। वो बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है तो देखता है कि दोनों भाग रहे थे। वो उनके पीछे दौड़ता है पर दोनों एक टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। टैक्सी से ना जिन्मो को कॉल करती है तो वो फोन ही नहीं उठाता। उसने अपना फोन कार में ही छोड़ दिया था। वो उसके ऑफिस में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो मूवी की शूट के लिए निकला है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो अब सर्वर रूम पहुंच गया था। एक्चुअली वो तिकिटाका के सर्वर से एक अनाउंसमेंट करना चाहता था। वो टाइप करना शुरू करता है कि मैं तिकिटाका के चेयरमैन की आइडेंटिटी रिवील करने वाला हूँ। उस अनाउंसमेंट में वो लिखता है कि मैथ्यू असल में सिमजुन है। पोस्ट करने के लिए वो जैसे ही एंटर प्रेस करने वाला था, जिन्मो पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और वो अनाउंसमेंट पोस्ट नहीं कर पाता। जिन्मो फिर मैथ्यू को कॉल करके बताता है कि उसने सिचुएशन संभाल ली है और पूछता है कि इसे मैं कहाँ लेकर आऊँ। नेक्स्ट हम सुंगचान ग्रुप का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर गु आकर चेयरमैन सिम को बताता है कि सुंगचान के डीप फेक टेक्नोलॉजी से जितने भी एविडेंस वो बना सकता था उसने बना लिया। चेयरमैन सिम फिर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुँचते हैं। वो सिमजुन की एक वीडियो प्ले करते हैं जिसमें वो एक हॉस्पिटल में नजर आ रहा था और बताते हैं कि अपनी मॉम की डेथ के बाद सिमजुन की तबीयत बिगड़ गई थी और यूएस के एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। वो कहते हैं कि उनका बेटा सुंगचान गैलरी या दामी के मर्डर केस में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि उससे पहले ही वो यूएस चला गया था। वो इमिग्रेशन ऑफिस के रिकॉर्ड्स भी दिखाते हैं जिसमें उसके यूएस जाने की डेट लिखी थी। फिर वो दोयुक की फोटो दिखाकर बताते हैं कि ये एक फ्रॉड है जिसने सिमजुन के नाम पे वो सारे क्राइम्स किए हैं। उसने ही उनकी वाइफ और दामी का भी मर्डर किया है। एविडेंस के नाम पे वो उसी घड़ी की फोटो दिखाते हैं जो पुलिस को दोयुक के पास से मिली थी। वो बताते हैं कि ये घड़ी उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट किया था और उनकी वाइफ के मर्डर के बाद दोयुक ने वो घड़ी उनके घर से चुरा लिया था। चेयरमैन सिम तो ये भी कहते हैं कि तिकिटाका के चेयरमैन मैथ्यू और सीईओ लाही ने अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए ये फेक न्यूज फैलाई। तभी लाही वहाँ पहुँच जाती है और चिल्लाकर कहती है कि चेयरमैन सिम जो कुछ भी कह रहे हैं सब झूठ है। लाही सामने आकर सबसे कहती है कि जितने भी मर्डर्स हुए वो सिमजुन ने ही किए हैं। वो फिर चेयरमैन सिम से कहती है कि अगर ये सच है कि सिमजुन यूएस में है तो आप ये प्रूव करने के लिए उसे अभी वीडियो कॉल क्यों नहीं करते। चेयरमैन कुछ आंसर नहीं कर पाते तो लाही कहती है कि हॉस्पिटल का जो वीडियो चेयरमैन ने अभी दिखाया वो एक डीप फेक वीडियो है।
वो तो ये भी बताती है कि चेयरमैन ने अपने बेटे को अपनी वाइफ का मर्डर करते देखा भी था, पर अब उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है, इसलिए उन्होंने पूरा ब्लेम दोयुक पे डाल दिया। यहाँ तक तो लाई ने सब सच ही कहा था, पर फिर वो एक ट्विस्ट लाती है। वो कहती है कि चेयरमैन सिम से एक चीज मिस हो गई, उन्हें उनके बेटे ने ही बेवकूफ बनाया। सिमजुन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खुद का चेहरा दोयुक के जैसा कर लिया था। ये सुनकर तो चेयरमैन भी शॉक्ड रह जाते हैं। लाही फिर सिमजुन के प्लास्टिक सर्जन को बुलाती है, जो उसकी बात कंफर्म करता है और बताता है कि 5 साल पहले उसने सिमजुन के चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी की थी। वो एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें सिमजुन के प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसका चेहरा दोयुक के जैसा बन गया था। एक्चुअली इस वीडियो को भी डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया था। अब तो चेयरमैन सिम चिल्लाने लग जाते हैं कि ये झूठ है, दोयुक मेरा बेटा नहीं है। तो लाही कहती है कि अगर आप इतने ही श्योर हैं तो आप पूरे देश के सामने अपना डीएनए टेस्ट कराइए। अगर मैं गलत निकली तो मैं जेल जाने को भी रेडी हूँ। चेयरमैन सिम का गुस्सा तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो एकदम चिल्लाने लग जाते हैं कि मैं क्यों डीएनए टेस्ट कराऊं, मैं तुम पे केस करूंगा। चिल्लाते हुए चेयरमैन के चेस्ट में भी पेन होने लग गया था, पर आखिर चेयरमैन को डीएनए टेस्ट के लिए रेडी होना पड़ता है और सारे रिपोर्टर्स के सामने ही उनका सैंपल लिया जाता है। पुलिस वाले फिर दोयुक के घर से उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम मोने को देखते हैं, जो अपनी मूवी के शूटिंग के लिए पहुंची हुई थी। अचानक वहाँ बहुत सारी लड़कियां आ जाती है जो मोने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगती है। ये वही लड़कियां थी जिन्हें मोने ने बुली करवाया था। मोने की फ्रेंड्स जो उसके लिए बुली करती थी वो उसे आगे कर देती है, कहती है कि इसी के कहने पे हमने सब कुछ किया था। कुछ लड़कियां मोने पे दामी को मारने का भी इल्जाम लगाने लगती है। उसी समय मिचेल भी वहाँ जाती है और मोने से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है, ये लोग जो बोल रही हैं वो क्या सही है। वो मोने के साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहती है कि अगर ये सब सच है तो उसे इस पूरे प्रोडक्शन के लिए पैसे पे करने होंगे। मोने घबराने लग जाती है और किसी तरह सबसे बचते हुए वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ हम जिन्मो को देखते हैं, जो दोयुक को मिस्टर गू के पास लेकर आया था। वहाँ से जब वो निकल रहा था तो वो मिसना और हाना की सेफ्टी के बारे में पूछता है, तो मिस्टर गू कहता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। इधर मिसना हाना के साथ उस मूवी सेट पे पहुंचती है जहाँ जिन्मो को रहना था, तो उसे मोने मिलती है जो सबसे भागती हुई बाहर निकली थी। मोने को देखकर ना उससे जिन्मो के बारे में पूछती है, तो मोने कहती है कि उसे नहीं पता। ना मोने से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो हाना को अपने साथ ले जाए। हाना भी मोने को पकड़कर कहने लगती है कि प्लीज मेरी मॉम की हेल्प करो। तभी ना देखती है कि मैथ्यू उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया था, तो वो मोने और हाना को लेकर छुप जाती है। ना हाना को मोने के पास छोड़कर मैथ्यू को डाइवर्ट करने के लिए जाने का डिसाइड करती है। उस समय हाना रोती हुई उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, ना भी रो रही थी, पर और कोई ऑप्शन नहीं था। वो मोने से कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और बाहर निकल के भागती है। मैथ्यू उसके पीछे जाता है। मोने ने अब तक ये देखा नहीं था कि ना किससे बचकर भाग रही थी। मैथ्यू को देखकर वो डर जाती है। उसी समय हाना अपना हाथ छुड़ाकर अपनी मॉम के पीछे जाती है। 1 मिनट को तो मोने को लगता है कि अच्छा मौका है उससे पीछा छुड़ाने का, पर फिर उसे ना की बात याद आती है और वो हाना के पीछे जाती है। इधर ना भागती हुई बिल्डिंग की छत पे आ गई थी। आगे कोई रास्ता नहीं था और मैथ्यू भी उस तक पहुंच गया था। वो हाना के बारे में पूछता है, कहता है कि वो तो तुम्हारी बेटी भी नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं उसे तुम्हारी लाइफ से हटा दूंगा। ना चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारे जैसा साइकोपाथ फैमिली का मतलब क्या समझेगा। तभी मोने भी हाना तक पहुंचकर उसे आगे जाने से रोक लेती है। वो दोनों भी उसी छत पे आ गए थे जहाँ ना थी, तो उन्हें मैथ्यू और ना की सारी बातें अब सुनाई दे रही थी। मैथ्यू ना को थप्पड़ मारता हुआ हाना के बारे में पूछता है, पर फिर भी वो नहीं बताती। वो मैथ्यू को फिर के कहकर बुलाती है और कहती है कि तुम खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर मोने शॉक्ड रह जाती है। वो समझ जाती है कि इसका मतलब हाना उसकी बेटी है। अब मैथ्यू ना का गला दबाने लगा था, तो ये देखकर हाना चिल्ला पड़ती है। इससे मैथ्यू और ना दोनों की नजर उस पे पड़ती है। अपनी बच्ची को बचाने के लिए ना मैथ्यू को अपने साथ लिए हुए छत से कूद जाती है, ना तो सीधा नीचे गिरती है, पर मैथ्यू शायद बीच में अटका रह जाता है। जहाँ ना गिरी थी वहाँ गैस का एक पाइप भी था। शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ जोर का ब्लास्ट होता है। ये देखकर डर से मोने की तो हालत ही खराब हो गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।